स्टूडेंट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव वाला, उसमें प्रेसी राइटिंग हमेशा आती है। हमेशा। क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनको किसी न किसी फॉर्म में और किसी न किसी कैपेसिटी में प्रेसी लिखनी ही होती है। अब जैसे आप लोग जूनियर कोर्ट असिस्टेंट बनेंगे, तो आप लोगों को क्यों ये क्वेश्चन दिया जाता है प्रेसी राइटिंग का? क्योंकि आपको प्रेसी लिखनी होगी। सब प्रेसी का मतलब समराइज करना ही होगा। क्या समराइज करोगे? जैसे जो लॉन्ग केस होता है या फाइल होता है, डॉक्यूमेंट होता है, उसको आपको समराइज करना पड़ेगा। क्यों? ताकि सीनियर जो ऑफिसर्स हैं या जजेस हैं, वो लोग इतना मोटा मोटा फाइल नहीं पढ़ेंगे। वो लोग को समराइज फॉर्म में केस के बारे में पता होना चाहिए। तो वो कौन समराइज करेगा? वो आप लोग समराइज करोगे। आप लोगों को नोट्स ड्राफ्ट करना होगा, आपको ब्रीफ्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो समराइजेशन नहीं है। फिर केस का जो स्टेटस होता है, उसका आपको शॉर्ट नोट्स लिखना होगा। तो ये सब ट्रेनिंग में आप लोगों को बताया जाएगा। मगर इसके पहले जानना चाहता है सुप्रीम कोर्ट कि आप लोगों को ये बेसिक चीज पता है कि नहीं, कि किस तरह से मिनिमाइज किया जाता है कंटेंट को। फाइन। अब मिनिमाइज करने का मतलब ये नहीं कि बस छोटा कर दो, 300 वर्ड्स है उसको 100 वर्ड्स कर दो, छोटा कर दो, ये नहीं होता है। मिनिमाइज करने का मतलब होता है कि आप जो एसेंस है, ओरिजिनल टेक्स्ट की, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जो एसेंस है, उसको रिटेन करो। जो ऑथर का मूड है, टोन है, उसको रिटेन करके समराइज करो। मतलब ऐसे नहीं सिर्फ इधर से कुछ वर्ड्स उठाया, इधर से कुछ सेंटेंस लिया और समराइज कर दो, ये नहीं है। मतलब आपका जो समराइज टेक्स्ट है ना, उसको कोई भी देखे ना, तो उसको एकदम समझ में आ जाए कि अच्छा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में क्या होगा, उसको बिना पढ़े ही समझ में आ जाएगा। सिर्फ समराइज वाला टेक्स्ट पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। इस तरह से प्रेसी लिखनी है, ताकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत ही ना पड़े। कोई कोई मूवीज में ट्रेलर इस तरह के होते हैं कि पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है। ओके। तो ऐसा लगता है मूवी देखने की जरूरत नहीं, पता ही चल गया क्या है ना। पता चल जाता है ना, ये बोरियत मूवी है, एंटरटेनिंग है, क्या है, हमारे टाइप की है कि नहीं, सब कुछ पता चल जाता है ट्रेलर देखने से ही। ओके। वो भी ट्रेलर कितना कितना सेकंड्स में होता होगा। फाइन। वही बात आपको कह रही हूँ। और कभी कभी जैसे बुक भी होती है, बुक को भी पूरा समराइज करना होता है कि फिर वो मोटे बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब किस तरह से हमें समराइज करना है, वो हमें देखना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज, जब भी आप पैसेज पढ़ते हो, उसका एसेंस, क्रक्स, निचोड़, वो आपको समझ में आना चाहिए। और अगर वो समझ में आ गया, तो फिर हमें ओरिजिनल पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेसी से ही हमें कंटेंट और मीनिंग सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहला, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई द एसेंस ऑफ द पैसेज। कोर एसेंस क्या है, जिस्ट क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है राइटर्स ओपिनियन। जैसे हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा स्टूडेंट्स, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमने सबसे पहले टॉपिक्स हम आइडेंटिफाई किए। क्वेश्चन से फर्स्ट वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द टॉपिक। टॉपिक पता होने के बाद फिर हम उस टॉपिक पर राइटर पॉजिटिव बात कर रहा है कि नेगेटिव बात कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही यहाँ पर राइटर का ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि जब आप समराइज कर रहे हो और राइटर के ओपिनियन के अगेंस्ट आपने कुछ लिख दिया, मतलब आपने पैसेज को ही ढंग से इंटरप्रेट नहीं किया और अपना ही इंटरप्रिटेशन आपने डाल दिया, तो फिर वो फेक समराइजेशन, वो फेक प्रेसी हो जाएगा। ओके। तो अपना पर्सनल ओपिनियन, सपोज कुछ पैसेज ऐसे इशू के बारे में जिसके बारे में आपका खुद का भी अपना कोई राय है, तो अपना राय, अपना विश, अपना रिमार्क, क्रिटिसिज्म, सजेशन, सब कुछ अपने पास ही रखो। ओके। उसको प्रेसी में मत डालना। क्योंकि प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इस दोनों का फोमोस्ट रूल है, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द पैसेज, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द राइटर। दोनों का यही है। ओके। और आरसी में एक और ऐड कर दो, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द क्वेश्चन। क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसी का आंसर करो। ओके। ठीक है। एक्यूरेट डिटेल्स। ऐसा भी मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, इवैल्यूएशन मैंने किया है, कि ना रॉन्ग फैक्ट्स दे देते हैं, एक्यूरेट डिटेल्स नहीं देते। और वो ऐसा नहीं नोइंगली करते, पर्पसली करते नहीं, मगर
अननोइंगली वो फैक्ट्स को ही गलत समझ जाते हैं और फिर वो गलत फैक्ट्स दे देते हैं। ये काम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो आपका प्रेसी है वो एक्चुअली मिनी रेप्लिका है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, रेप्लिका है, आप समझ रहे हो, मिनी रेप्लिका। तो आप डिटेल्स जो है वो वैसा ही डालोगे, आप उसमें से कोई फैक्चुअली इनकरेक्ट डिटेल्स नहीं डाल सकते। ओके, आपको मार्क्स में नहीं मिलेंगे। फिर कंसाइजनेस, जब राइटर फ्लो में लिखता है स्टूडेंट्स, तो वो बहुत कुछ रिपीट करता है। जैसे मैं जब मैं पढ़ा रही हूँ तो ऐसा हो सकता है और होता भी है कि एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। मगर आपको अगर बताना है कि रश्मि मैम ने क्या कहा, किसी और स्टूडेंट को बताना है, तो आप मेरी बात को रिपीट नहीं करोगे। मैम ने ये वाली बात 10 बार बोली है तो आप भी 10 बार नहीं बोलोगे। मेरी बात को अगर आपको किसी और बच्चे को बतानी है तो आप रेपिटेटिव पॉइंट्स को हटा दोगे और मेरी बात को बता दोगे। फाइन, जो मैंने रिपीट किया वो आप रिपीट नहीं करोगे। अंडरस्टूड। वैसे ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपको बहुत रेपिटेटिव पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि जो राइटर है ना वो रिपीट करता है, फ्लो में लिख रहा है तो कुछ कुछ रिपीट करेगा, मगर आपको उस रेपिटेटिव पॉइंट से बचना है, आपको रिपीट नहीं करना है। ओके, सेम एस्से में भी ऐसा ही है। स्टूडेंट्स लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं फ्लो में कि एक ही बात को इस पैराग्राफ में बता रहे हैं, वहां पर भी बता रहे हैं, इस पेज में बता रहे हैं। ये काम नहीं करना है ना, एग्जामिनर का टाइम वेस्ट होगा ना इससे। ओके, तो एग्जामिनर क्या करता है, पैराफ्रेज करके अलग तरीके से एक ही बात को बताता बताता रहता है। जैसे एक पैसेज था सीएपीएफ में, जिसमें एक लाइन में राइटर ने लिखा था, द फूल्स डू नॉट हैव दैट कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग। ओके, ऐसे था। फिर एक जगह लिखता है, एक और लाइन में लिखता है वो राइटर, फूल्स आर एनिमीज ऑफ थिंकिंग। फिर एक और जगह लाइन में लिखते हैं, दे आर वेरी मच श्योर अबाउट द इंटेलिजेंस। अरे भाई, एक ही चीज को 3 बार, अरे मैंने तो 3 बार बोला है। उस राइटर ने एक ही कि फूल्स फूल्स होते हैं, बेवकूफ होते हैं, उनके पास दिमाग नहीं होता है, इसी चीज को राइटर ने कई बार रिपीट किया है, बहुत बार। 2016 का वो पैसेज है। ओके, तो हमें एक ही लाइन में लिखना है कि भाई, फूल्स आर नॉट इंटेलिजेंट, सिंपल, खत्म। ओके, बार बार एक ही चीज को मत लिखो, और जबकि बच्चे लिखते हैं बोलने के बावजूद। ओके, अच्छा, तो कंसाइजनेस में क्या होता है कि पहला तो रेपिटेटिव पॉइंट्स नहीं होगा, दूसरा अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होगा। अब प्रॉब्लम यहां पर उठती है कि स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा कि दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज कंसिडर्ड टू बी अननेसेसरी, सो इट हैज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम आवर प्रेसी, दिस इज नेसेसरी, सो इट हैज टू बी इंक्लूडेड इन द प्रेसी। ये कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स? ये जो कोर एसेंस है ना, अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो फिर आप अननेसेसरी डिटेल्स और नेसेसरी डिटेल्स सारा आप पता लगा लोगे। ऐसा सेंटेंस जो कोर एसेंस से स्ट्रांगली कनेक्टेड है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट एंड हैज टू बी इंक्लूडेड इन योर प्रेसी। और ऐसा सेंटेंस और पीस ऑफ कंटेंट, तो वो आपका जो लूजली कनेक्टेड है कोर एसेंस से, या मार्जिनली कनेक्टेड है, या टोटली डिसकनेक्टेड है, उसको आप अपने प्रेसी में इंक्लूड नहीं करोगे। अंडरस्टूड? समझ में आया? और जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो कोर एसेंस जानना स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है, विथ एब्सोल्यूट क्लैरिटी। लीव आउट ऑल द नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट कनेक्टेड और मार्जिनल कनेक्टेड टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। सेंट्रल आइडिया का मतलब स्टूडेंट्स कोर एसेंस। क्लैरिटी, क्लैरिटी का क्या मतलब होता है कि आपने इस तरह से अपना प्रेसी लिखा है कि वो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, तो दो जगह क्लैरिटी डिमांड होती है, एक जगह लैंग्वेज में और एक जगह कंटेंट में। लैंग्वेज में बहुत बार मैं बोलती रहूंगी एक ही चीज को बार बार, फ्रेम शॉर्ट सेंटेंसेस, फ्रेम स्मॉल सेंटेंसेस, पुट फुल स्टॉप, देन अगेन स्टार्ट अ न्यू सेंटेंस। ओके, अ न्यू सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। लैंग्वेज में क्लैरिटी आएगी, चाहे आपका स्टूडेंट, पता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक ही क्यों ना हो।
मगर अगर स्मॉल सेंटेंस फ्रेम करोगे ना, तो लैंग्वेज में क्लैरिटी आएगी ही आएगी। ओके। एंड डू नॉट वरी अबाउट द ग्रामेटिकल मिस्टेक, इन द सेंस कभी कभी क्या होता है, नहीं लिख रहे हैं, द नहीं लिख रहे हैं, तो ये सब है ना ओवरलुक हम कर सकते हैं। जब तक आप एग्जामिनर को इरिटेट नहीं करोगे अपने आंसर से, तो ही विल ओवरलुक ऑल योर सिली मिस्टेक्स। ओके। और एग्जामिनर एक ह्यूमन बीइंग है स्टूडेंट्स, उसकी आंखें भी दर्द करने लग जाएगी अगर राइटिंग खराब है, स्ट्रेन पड़ता है। स्क्रीन में मैं इवैल्यूएट करती हूँ, बहुत स्ट्रेन पड़ता है। अंडरस्टूड। तो अगर कोई बहुत क्लैरिटी के साथ लिखता है ना, तो फिर मुझे बहुत मजा आता है, मन करता है इसको ना और अच्छा मार्क्स दे दो, जितना डिजर्व करता है उससे थोड़ा ज्यादा ही दे दो। सच में, क्योंकि कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी आती ही आती है व्हेन वी पीपल इवैल्यूएट, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। तो इसीलिए लैंग्वेज में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर्स होगा, एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर स्क्रिप्ट होगा, द एंटायर आंसर स्क्रिप्ट एग्जामिनर फ्रेंडली, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि एग्जामिनर कोशिश करेगा कि आप पास हो जाओ, क्योंकि आपने उसका समय बचाया है, आपने उसको खुश कर दिया है। ओके। एफर्ट उसको कम लगा होगा, इसीलिए अगर कहीं पे आपके मिस्टेक भी होगी ना, तो एग्जामिनर उसको ओवरलुक कर देगा। अब रही बात कंटेंट में क्लैरिटी, अच्छा इसमें एक और है, लैंग्वेज में एक और है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, जहां फुल स्टॉप पुट करना है वहां फुल स्टॉप पुट करोगे। ग्रामेटिकल मिस्टेक करो, मगर ऐसा मत करना कि पूरी मीनिंग ही खत्म हो जाए, मतलब समझ ही ना आए। ऑर्नामेंटल और डेकोरेटिव वर्ड्स यूज मत करना, जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स बहुत यूज करते हैं, मतलब सच में बहुत यूज करते हैं ऑर्नामेंटल वर्ड्स। इसमें है ऑर्नामेंटल वर्ड्स, आएंगे, मुझे अभी ध्यान नहीं है कहाँ पर है, मगर ये सब ऑर्नामेंटल वर्ड्स जो है ना, वो एकदम भी यूज मत करना। मतलब होता क्या है कि यूपीएससी कैंडिडेट्स का स्पेशली मैं बताती हूँ, उनकी जो साइकोलॉजी क्या होती है, कि अगर हम थोड़ा सा डेकोरेटिव वर्ड्स, फ्लोरल लैंग्वेज यूज करेंगे, तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। सीरियसली एग्जामिनर डिप्रेस हो जाता है फ्लोरल लैंग्वेज से। अरे भाई, जो बोलना है सीधे सीधे लिखो, उसको सजा कर क्यों बोल रहे हो? और बीच बीच में शेरो शायरी भी करते रहते हैं, इन द सेंस शेरो शायरी का मतलब क्या होता है, इधर कोटेशन उधर कोटेशन। अरे आप कंटेंट दो ना, आप बीच में क्या कविताएं क्यों गढ़ने लग जाते हो? कोटेशन मत दिया करो। मैं एस्से में मैं बताऊंगी, इफ यू वांट टू गिव कोटेशन, गिव इन द बिगनिंग ऑफ द एस्से इटसेल्फ, और बीच में कहीं कोटेशन मत दो, और लास्ट में भी मत दो। अंडरस्टूड। तो यूज सिंपल लैंग्वेज, एकदम सिंपल। अभी मैंने एक बच्चे का चेक किया था, पेड बैच का है वो, तो उसने पता है ग्रामेटिकल मिस्टेक भी की, मगर उसका ना इतना सिंपल लैंग्वेज था, बहुत अच्छा लिखा था उसने, बहुत अच्छा। ग्रामेटिकल मिस्टेक भरपूर थी, मगर मजा आ गया था क्योंकि उसका लैंग्वेज बहुत सिंपल था। ओके। आपका जो आंसर स्क्रिप्ट है ना, उससे आपकी पर्सनालिटी आराम से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और आपका कंटेंट देखकर ये पता चल जाता है आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर रहे हो या आप आंसर लिख रहे हो। अगर आप आंसर लिखोगे ना, एग्जामिनर ऑटोमेटिकली इंप्रेस हो जाएगा, आपको उसको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती इंप्रेस करने की। यू नो जिंदगी में भी अगर हम किसी पर्सन को बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के इंप्रेस करेंगे ना, वो पर्सन है ना, हो सकता है इंप्रेस हो जाए, मगर इन द लॉन्ग रन वो आपसे इंप्रेस नहीं रहेगा क्योंकि आप कितना एक्टिंग कर पाओगे इंप्रेस करने का, और कितना एफर्ट लगाते रहोगे, पूरे लाइफ लॉन्ग तो नहीं लगाओगे ना। मगर अगर आप कोई मतलब एफर्टलेसली अगर हम इम्प्रेस कर रहे हैं ना, वो बंदा लॉन्ग रन तक इम्प्रेस रहेगा। अंडरस्टूड। तो वो सेम गोज विथ योर आंसर्स ऑल्सो, नेवर मेक एनी एफर्ट टू इम्प्रेस द एग्जामिनर, यू जस्ट राइट योर आंसर। फाइन। अच्छा, अब रही बात क्लैरिटी इन कंटेंट, तो आपको अ, पूरे जितना भी प्रेसी में आपके सेंटेंस है ना, हर एक सेंटेंस मस्ट कन्वे द एसेंस ऑफ द पैसेज। Avoid repetitive points, irrelevant ideas that are not connected to the central idea of the passage. ओके। एक और क्लैरिटी तब आती है जब सेंटेंस टू सेंटेंस कनेक्टिविटी होती है। जैसे अभी मैंने उषा श्री का भी मैंने इवेलुएट किया था, तो मैंने एक वर्ड यूज कर दिया देयर बाय, सिर्फ ये देयर बाय लिखने से पहले वाले सेंटेंस से कनेक्ट हो गया। तो उससे क्या होता है, क्लैरिटी आ जाती है, और आपका जो राइटअप है या आपका जो प्रेसी है, वो कोहरेंट दिखता है। कोहरेंट का मतलब क्या हुआ, कनेक्टेड दिखता है। आपका जो प्रेसी है ना, होलसम दिखता है।
पूरा जॉइंटेड दिखता है, बिखरा हुआ कंटेंट नहीं लगता है। ओके, स्कैटर्ड नहीं लगता है कि अरे ये सेंटेंस अलग ही दिख रहा है, ये सेंटेंस ऐसा नहीं लगता है। लगता है कि पूरा का पूरा एक टोटलिटी में एक कंटेंट हमारे सामने दिया गया है। ओके, तो इसके लिए मतलब जो आपका प्रेसी होगा वो लॉजिकली ऑर्डर्ड होना चाहिए। फाइन। लॉजिकली ऑर्डर्ड के लिए आपको क्या करना है, जितना भी रेलिवेंट कंटेंट है उसको आपको अरेंज करना है अपने प्रेसी में सीक्वेंशियल मैनर में। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि मैम पैसेज जहां से स्टार्ट हुआ है, फॉर इंस्टेंस, फॉर इंस्टेंस पैसेज यहां से स्टार्ट हुआ है ड्यूरिंग द लॉन्चिंग ऑफ अ सैटेलाइट। आई आस्क्ड यू टू रीड दिस पैसेज। ओके, तो ड्यूरिंग द लॉन्चिंग ऑफ अ सैटेलाइट द रॉकेट मस्ट ट्रैवल इन एग्जैक्टली द राइट डायरेक्शन एंड एट एग्जैक्टली द राइट स्पीड। तो बच्चों की क्वेरी क्या होती है, मैम जैसे ही पैसेज शुरू हुआ जिस लाइन से, क्या हमें उसी लाइन से शुरू करना है? तो नहीं स्टूडेंट, ये कोई जरूरी नहीं है। आपको अपने प्रेसी को कोहेरेंट बनाना है, बिखरा हुआ नहीं बनाना है। तो आपको डिसाइड करना है कि पहला वाला सेंटेंस कौन सा होगा, उससे कनेक्ट करके दूसरा वाला सेंटेंस कौन सा होगा। जिस तरह से ये वाला पैसेज अरेंज किया गया है 1 2 3 4 पैराग्राफ्स में, it is not at all, I mean, there is no obligation on your part to arrange your presi in these 5 paras, because the passage is in 5 paras, 1 2 3 4, no, 4 paras. ऐसा नहीं कि passage 4 paras में है, so I am obliged to write my presi in 4 paras। एकदम भी नहीं है, आप एक ही पैरा में खत्म कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छा, यहां से शुरू हुआ है तो जरूरी नहीं है आपको यहां से शुरू करना, आपको तो इसका कोर एसेंस को एक्सट्रैक्ट करके प्रेसी लिखना है ना। अंडरस्टूड? ओके, अब उसके बाद तो कनेक्टिविटी जो है ना, सेंटेंस टू सेंटेंस कनेक्टिविटी, वो बहुत जरूरी है। तो अगर आप ये वाला देखोगे, ये वाला जो मैंने आपको पीडीएफ दिया है, उसमें आप एस्से में देखना कि आप लोगों को ना कनेक्टिंग वर्ड्स दिया हुआ है। इफ यू हैव सीन, देखो ये रहा कनेक्टिंग वर्ड्स। तो ये जो कनेक्टिंग वर्ड्स है ना, इफ यू रिमेम्बर, तो आप लोग है ना ये कनेक्ट कर लोगे तो सेंटेंस वेल कनेक्टेड रहेगा और एकदम होलसम सा लगेगा। ओके, यही ऐसे में भी करना चाहिए और यही हमें प्रेसी में भी करना चाहिए। सो विद प्रैक्टिस आपको आ जाएगा। वी आर डूइंग इनफ प्रैक्टिस, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब कोहेरेंस के बाद अब हम बात करते हैं ओन वर्ड्स। अब नेक्स्ट बोलते हैं कि प्रेसी को हमें अ, अपने वर्ड्स में लिखना है या नहीं लिखना है, कुछ इस तरह से बातें होती है। ओके, तो वैसे ही रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में भी ऐसी ही बातें होती है कि हमें प्रेसी को अपने वर्ड्स में लिखना है कि नहीं लिखना है। राइट, तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। अब मैं इंस्ट्रक्शन में ओपन कर रही हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो अब क्वेश्चन उठता है कि हमें अपने वर्ड्स में लिखना है या नहीं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में भी आप लोगों का यही क्वेश्चन था कि हमें अपने वर्ड्स में लिखना चाहिए या नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, जैसे अभी हमने जो टास्क किया था रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का, उसमें लास्ट में यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। तो ठीक है, जहां पे आपको लिबर्टी मिल रही है आप लिख सकते हो, मगर फिर भी आपको पैसेज से कनेक्टेड रहना है। जैसे मैं बताती हूँ, एक मुझे अब याद नहीं आ रहा, किसी स्टूडेंट ने आरसी का जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर में डिफॉरेस्टेशन लिखा था कि डिफॉरेस्टेशन से हो रहा है, मगर अगर आप देखोगे तो वो पैसेज में वो लाइंस में डिफॉरेस्टेशन के बारे में डायरेक्टली कुछ बात नहीं हुई है, उसमें बात हो रही है ह्यूमन एक्सपेंशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। तो फिर डिफॉरेस्टेशन मत लिखो। तो जब आप अपने वर्ड्स में भी लिख रहे हो, यू हैव टू कनेक्ट योर आंसर टू द क्वेश्चन एंड टू द पैसेज। एकदम टोटली अनरिलेटेड आंसर मत लिख देना। अंडरस्टूड? ठीक है, तो जब भी आप अपने वर्ड्स में भी लिखते हो, यू कैन नॉट चेंज या यू कैन नॉट ऑल्टर द पैसेज का कंटेंट, है ना। पैसेज कंटेंट को आप ऑल्टर नहीं कर सकते हो। और मैं तो एडवाइस करती हूँ, क्यों अपने वर्ड्स में लिख रहे हो, फिल्टर कर दो। अगर आप देखोगे आरसी का मेरा पैसेज, वो मैंने अपने वर्ड्स में लिखा ही नहीं है, बस लास्ट वाला, इनफैक्ट लास्ट वाले आंसर का भी मैंने अपने वर्ड्स में नहीं लिखा, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। ये बड़ा रिस्की है, अपने वर्ड्स में लिखते हैं तो पता चलता है कहीं पैसेज के बियॉन्ड ना चले जाएं, है ना, राइटर के अगेंस्ट ना चला जाए। तो इसीलिए आई स्टिक
टू पैसेज लाइन्स ओनली, बस उसमें मुझे मैं थोड़ा सा उसमें फिल्टर कर देती हूँ। ओके। और थोड़ा सा अगर कुछ ऐड करना है हल्का फुल्का, जैसे कि वो रैबिट वाला जो क्वेश्चन था, तो उसमें नो एनिमीज लिखा था, तो नो नेचुरल एनिमीज है, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगा ना उन लोगों का, और इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन होगा, बस। तो ये चीज मैंने ऐड कर दी, उसका कॉन्सिक्वेंसेस, ओके, जो कि बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया था पैसेज में। अंडरस्टूड? तो आप लोगों को स्टूडेंट्स अपने वर्ड्स में लिखना है, लिख लो, मगर आप राइटर के ओपिनियन को चेंज मत करना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड मत करना। और मेरा तो यही सजेशन है कि सेंटेंस को लिफ्ट करो और सिंप्लीफाई कर दो लिफ्टेड सेंटेंस को, बाय एक्सक्लूडिंग अननेसेसरी एंड ऑर्नामेंटल वर्ड्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये है 2018 का क्वेश्चन पेपर। और देखिए, इसमें कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा लिखा हुआ नहीं है ना। यूपीएससी में तो 4 पेजेस होते हैं इंस्ट्रक्शन के, मगर क्वेश्चन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है। ओके, फाइन। अच्छा, अब प्रेसी का हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। ये है प्रेसी का इंस्ट्रक्शन। मेक प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, आंसर शुड नॉट एक्सीड 150 वर्ड्स। सो सिंपल इंस्ट्रक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई लिखा हुआ नहीं है कि अपने वर्ड्स में लिखो, अपने वर्ड्स में नहीं लिखो। तो अगर आप प्रेसी पैसेज के लाइंस भी लिफ्ट करोगे ना, तो स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अंडरस्टूड। अब मैं दूसरा 2023 वाला मैं देख लेती हूँ। 2023 में है मेकअप प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। कितना सिंपल इंस्ट्रक्शन है। यूपीएससी पता है क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं कैंडिडेट्स को। यूपीएससी का 4 पेजेस का इंस्ट्रक्शन होता है, इफ यू डू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन देयर विल बी हिडन पेनल्टी। अब यूपीएससी क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन ही चेंज कर देते हैं। कभी लिखते हैं इंस्ट्रक्शन में गिव अ टाइटल, कभी लिखते हैं डोंट गिव अ टाइटल, कभी लिखते हैं राइट प्रेसी इन 200 वर्ड्स, कभी लिखते हैं राइट मेक द प्रेसी 1/3 ऑफ द पैसेज। मतलब इंस्ट्रक्शन चेंज करते रहते हैं। रिपोर्ट के क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन चेंज कर देते हैं। और किसी बच्चे ने अगर इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा, एग्जामिनर को पता चल जाता है, अब बस गया मार्क्स, उसको उसको ऑफिसर नहीं बनने देगा। ओके। मगर आप लोगों में इस तरह से इंस्ट्रक्शन का ट्रैप नहीं है, ये अच्छी बात है। अंडरस्टूड? ओके। अब उसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं, ड्राफ्ट। ओके। देखिए, प्रैक्टिकली मैंने बहुत सारी प्रेसेस लिखी है, और व्हाट आई फील कि पैसेज पढ़ के डायरेक्ट प्रेसेस लिखना इम्पॉसिबल है, ठीक है। मैं खुद पैसेज पढ़ के एक ड्राफ्ट तैयार करती हूँ, और उस ड्राफ्ट में सिंस मैं सीधे टाइप करती हूँ, तो फिर उसमें फिर एडिटिंग होती रहती है। अंडरस्टूड? इम्पॉसिबल। इसीलिए प्रेसी जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, बहुत ज्यादा। ओके। तो मैंने आप लोग को बोला 35 मिनट्स में प्रेसी कंप्लीट करने। तो अगर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का आप टाइम रिड्यूस करके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 35 मिनट्स है, मगर जबकि 35 मिनट्स लगेगा नहीं, ओके, क्योंकि लास्ट वाला जो क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम का आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, उसमें कौन सा आपका टाइम लगने वाला है। और आप लोग अपना टाइम भी बताओ कि आप कितने टाइम में, जैसे फर्स्ट आरसी में तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपने जैसे लिख दिया, मगर सेकेंड आरसी जो लिखोगे ना, उसमें टाइम देखो। अगर आप 20 मिनट्स में आरसी कंप्लीट कर रहे हो ना, बहुत अच्छा है। बाकी 10 मिनट्स प्रेसी को दे दो। अंडरस्टूड? क्योंकि प्रेसी टेक्स टाइम, ठीक है। तो ड्राफ्ट तैयार करना शुरू कर, आई मीन ड्राफ्ट आपको तैयार करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। और है ना, जो आपका आंसर स्क्रिप्ट होगा उसके लास्ट पेज जो है ना, उसको रफ वर्क के लिए कर देना और लिख देना रफ वर्क, और उसको फिर याद से स्ट्राइक ऑफ करना मत भूलना। ओके। स्ट्राइक ऑफ जरूर से करोगे रफ वर्क को, और उसके बाद आप फिर फाइनल प्रेस ही आप अपने आंसर स्क्रिप्ट में लिखोगे। अंडरस्टूड? तो अच्छा रहेगा। और फिर क्या होता है, जब हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं ना, तो प्रेसी थोड़ा सा हमें पैसेज थोड़ा सा लंबा लगता है। और आपके में लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में, शुड नॉट एक्सीड 150 वर्ड्स, देख लो, शुड नॉट, यानी आप 140 वर्ड्स में लिख सकते हो, 145 वर्ड्स में भी लिख सकते हो, मगर 130 मत करना, 135 भी मत करना। 140 और 150 के रेंज में आपका प्रेसी रहना चाहिए। ओके। क्योंकि एक्सीड 150 वर्ड्स इसका मतलब 151 भी नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड माई पॉइंट? तो जब आप ड्राफ्ट तैयार करोगे स्टूडेंट्स, तो हो सकता है आप वर्ड लिमिट क्रॉस कर लो।
अब आप खुद सोचो, जब आप फाइनल आई मीन ड्राफ्ट बिना तैयार के फाइनल प्रेस ही लिखना शुरू कर दिए, इमेजिन आपको पता चलेगा ओ नो ये तो 160 हो गया है, फिर क्या करोगे? तो बेटर ये है कि आप लोग पहले ना ड्राफ्ट तैयार करो और फिर उस हिसाब से आप लोग अपनी मतलब कि वर्ड्स को रिड्यूस करना, एक्सपैंड करना है, वो आप लोग फिर देख लेना। और अंडरस्टूड। एक और चीज, स्टूडेंट्स देखिए, आप लोगों के पास है ना एग्जाम में ना टाइम नहीं रहेगा काउंटिंग द वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर एंड पेन, नो। है ना, ये बच्चे वाली हरकत मत करना। आपको क्या करना चाहिए कि आप जो आपको ग्रुप में ना मैंने एक आंसर स्क्रिप्ट सेंड किया है, जो जनरल ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप, वो आरटीआई वाला है, मुझे एक बच्चे ने सेंड किया था तो मैंने वहां पे सेंड कर दिया है। तो उसका ना आंसर स्क्रिप्ट एक बार एक पेज का प्रिंट आउट निकलवा लो। ओके। और उस पेज में ओवरराइट ही कर दो, लिखा हुआ है पहले से मगर ओवरराइट। और फिर देखो कि एक लाइन में आप कितने वर्ड्स लिखते हो। अगर सपोज एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, सपोज 18 या 20 वर्ड्स एक लाइन में, और आपने अगर इसका 10 लाइन्स लिखा है तो 200 वर्ड्स हो गए। तो सिंपली बाय काउंटिंग लाइन्स यू विल अंडरस्टैंड हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर नियर अबाउट। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये करोगे तो अच्छा रहेगा। और लाइंस को भी अगर काउंट नहीं करना है, ठीक है, जैसे मैं जैसे यूपीएससी की जो शीट आती है, बच्चों को मैं बोलती हूँ प्रिंट आउट निकाल लो। ओके। प्रिंट आउट निकालने के बाद वो अपनी, किसी की राइटिंग बहुत बड़ी होती है, किसी की राइटिंग बहुत छोटी होती है, जैसे इस बैच में एक की राइटिंग बहुत टाइनी है। ओके। जिसकी बहुत टाइनी राइटिंग होती है, और जिसकी बहुत बड़ी राइटिंग होती है, अगर उसको 300 वर्ड्स लिखना है यूपीएससी शीट में, तो उसको पूरा 3 पेज लग जाएगा, जिसकी बहुत बड़ी राइटिंग होती है। जिसकी टाइनी राइटिंग होती है वो 2 पेज में ही कंप्लीट कर देगा। और जिसका ठीक ठीक राइटिंग होता है वो 2.25 पेज लेता है 300 वर्ड्स में। फाइन। बच्चे पहले से ही अपनी राइटिंग के हिसाब से साइज ऑफ राइटिंग और स्पेसिंग कितना देते हैं, 2 वर्ड्स के बीच में, 2 लाइन्स के बीच में, हालांकि आपको 2 लाइन्स के बीच में स्पेसिंग का प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप लोग आराम से, आप लोगों को पता चल जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है। हाँ, एक चीज है कि ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एक लाइन में आपको सेम नंबर ऑफ वर्ड्स लिखना है। किसी लाइन में आप सपोज इसमें 20 वर्ड्स है इस लाइन में, ओके, तो इस सेकेंड लाइन में 18 वर्ड्स होगा, थर्ड लाइन में 22 वर्ड्स भी हो सकता है। तो नियर अबाउट की मैं बात कर रही हूँ। जैसे ऐसे है स्टूडेंट्स, यू विल काउंट ऑल द 600 वर्ड्स, नो यू डू नॉट हैव टाइम स्टूडेंट्स। तो नियर अबाउट 610, 590, 620 वर्ड्स कितने पेज में हो जाएगा, वो चीज आपको पता लगाना है। तो सिंपली टेक द प्रिंट आउट ऑफ दैट आरटीआई वाला फाइल जो जनरल ग्रुप में है, मैं आप लोग में भी सेंड कर दूंगी। और उसमें आप लोग एक बार ओवर राइट करके देखो कि आप लोगों को कितने पेजेस लगते हैं 600 वर्ड्स लिखने में, और फिर कितने लाइन में 300 वर्ड्स खत्म हो जाता है, कितने लाइन में 200 वर्ड्स खत्म हो जाता है, और कितने लाइन में 150 वर्ड्स खत्म होता है, जो आपका प्रेसी का इंस्ट्रक्शन है। आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अंडरस्टूड? एनीवेज, ये वर्ड लिमिट को बस वही है, 100 वर्ड्स, मतलब 10 वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकता है, मगर आप लोग का नहीं है ये, इसको छोड़ दो। आप लोग का 150 वर्ड्स है तो 150 वर्ड्स एक्सीड मत करना, 151 भी करना मत करना, 140 वर्ड्स अगर बोल रहा है तो 141 भी मत करना। ओके। अब हम नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर प्रेसी राइटिंग। ठीक है। अब ये वाला है रीड द इंस्ट्रक्शन, क्योंकि यूपीएससी का अपना एक इंस्ट्रक्शन का जाल है जो फंसाता रहता है जिससे कैंडिडेट्स को। इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोगों का इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं होता है। फिर भी आप लोग इंस्ट्रक्शन जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि एटलीस्ट वर्ड लिमिट तो इंस्ट्रक्शन में चेंज होते हैं। 2018 में 140 था शायद, और 2023 में 150 था। तो वर्ड लिमिट के लिए आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में आई एंड यू मेंशन नहीं करोगे। अंडरस्टूड? और आप लोग कभी भी लेट अस भी मेंशन नहीं करोगे। लेट अस, अस का मतलब कौन हुआ? लेट अस डिस्कस दिस, लेट अस इलैबोरेट दिस। अच्छा, तो आपको इलैबोरेट करना और एग्जामिनर को भी आप खींच रहे हो कि चलो तुम भी इलैबोरेट करो। ओके। अस में कौन आ जाएगा? मैं, अगर मैं आपको बोलती लेट अस प्ले, तो मैं भी खेलूंगी आप भी खेलोगे, तो दोनों ऑब्वियसली जिसको बोल रही वो भी तो खेलेगा ना। अंडरस्टूड? तो इसीलिए ये लेटर्स, आई का मतलब मैं कहाँ से आ गए, यू का मतलब एग्जाम है, वो कहाँ से आ गया, जबरदस्ती खींच के लेकर आओगे क्या? नहीं, मत करना ये सब काम। ठीक है? चाहे वो ऐसे हो,
प्रेसी हो, प्रेसी में अगर कभी कभी पैसेज ऐसा होता है जिसमें राइटर अपने आप को एड्रेस कर रहा है पूरे पैसेज में, आई वेंट देयर, आई डिड दिस, तो आई द राइटर, ओके, स्पीकर मत लिखना, राइटर लिखना, ओके। अच्छा, पैसिव में कभी डायरेक्ट स्पीच में मत लिखना। अगर कोई चीज आपको पैसिव में डायरेक्ट स्पीच में है और आपको लगता है कि वो कोर एसेंस से कनेक्टेड है, उसको इंक्लूड करना जरूरी है, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कर देना। ही सेड ऑफिसर से ये ऐसे मत करना, ही सेड दैट ही हैड डन हिज ड्यूटीज, ओके, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। मिस्टर मिसेस यूज करके वर्ड्स को मत बर्बाद करना, ओके। और पैसेज का टेंस मत चेंज करना। जैसे आरसी के क्वेश्चन में भी मैंने बोला, क्वेश्चन का जो टेंस है वही आंसर का टेंस रखना है, ओके। वैसे ही आपको पैसेज अगर प्रेजेंट में है तो आप भी प्रेजेंट में रखोगे। कोटेशन, ऑर्नामेंटल सेंटेंसेस प्रेसी में नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, ओके, एकदम। पता है, सादगी में शक्ति होती है, सही मायने में। सिंप्लिसिटी हैज पावर। और ये आप लोग बहुत आगे है ना, आप लोगों को लगता है जो स्टाइलिश है, जो फेकू है, जो फ्लॉन्ट करता है, वो ज्यादा नहीं, बहुत बेवकूफ लगते हैं ऐसे लोग। सच कह रही हूँ, जो जबरदस्ती इंप्रेस करने की कोशिश करता है ना, वो बहुत बेवकूफ लगते हैं। तो मत करना इंप्रेस ऑर्नामेंटल सेंटेंसेस से। कोई कोई स्टूडेंट्स आपको पता है क्या करते हैं, कोटेशन सिर्फ इसलिए देते हैं कि एग्जामिनर विल गेट इम्प्रेस्ड। कोटेशन इसलिए नहीं देते हैं कि ओ दिस कोटेशन इज कनेक्टेड टू द क्वेश्चन, दिस कोटेशन इज वेरी मच रेलिवेंट टू द क्वेश्चन, नहीं। रेलिवेंट हो या इररेलिवेंट हो, कोटेशन देंगे तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। एग्जामिनर बच्चा है क्या, उसको टॉफी दोगे वो इंप्रेस हो जाएगा? वो देखेगा ना कि भाई ये कोटेशन कितना ज्यादा रेलिवेंट है इस क्वेश्चन के लिए। जबरदस्ती का डाल दो सिर्फ इंप्रेस करने के लिए, तो ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी टू इम्प्रेस द एग्जामिनर, ओके। अच्छा, एक जो मैंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है, आप लोगों में भी देखी है, क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जैसे ऋतिक है, कुंवर मणि है, इन लोग में से पहले फ्री इनिशिएटिव में मेरे से इवेलुएट करवाए हुए हैं, ओके, आंसर स्क्रिप्ट अपनी। तो ये लोग में भी प्रॉब्लम है, मेरे जो यूपीएससी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों में भी प्रॉब्लम है। क्या? क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य फ्रेम करते हैं, अपने एस्से में करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स प्रेसी में भी करते हैं। प्रेसी में कब करते हैं? जब उनको पैसेज में क्वेश्चन दिखता है, तो वो उनको लगता है कि अगर ये कनेक्टेड है कोर एसेंस से, अगर सपोज पैसेज में कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ओके, तो किसी स्टूडेंट को अगर लग रहा है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है, प्रश्नवाचक वाक्य, अगर ये कोर एसेंस से कनेक्टेड है, तो आई हैव टू इंक्लूड दिस इन माई प्रेसी। तो क्या करते हैं, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस एज इट इज उसको चिपका देते हैं, है ना। तो कोई भी तरीके का क्वेश्चन है, वेदर इट इज कनेक्टेड टू कोर एसेंस और नॉट कनेक्टेड टू कोर एसेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एस्से में, प्रेसी में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन के आंसर में, कहीं पर भी आप लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं फ्रेम करोगे। प्रश्नवाचक वाक्य से बचो। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य जो है ना, आप लोग लिखोगे तो उसमें मेरा आपका वर्ड्स गया, आपका टाइम गया, आपका एफर्ट्स गया। फिर उसके बाद आप फिर से अपना टाइम, अपना एफर्ट्स दोगे उसको आंसर करने में। पहला प्रॉब्लम तो ये। दूसरा प्रॉब्लम, आप प्रश्न अगर पूछ रहे हो तो किससे पूछ रहे हो? आप लोग बोलोगे अपने आप से पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हो अपने आप से प्रश्न? सीधे सीधे आंसर लिखो ना। एक्चुअली आप प्रश्न एग्जामिनर से पूछ रहे हो, सही मायने में। और क्या एग्जामिनर बैठा है आपके प्रश्नों का आंसर करने के लिए? वो क्यों उत्तर करेगा आपके प्रश्नों का? अरे भाई, वो इवैल्यूएशन करने के लिए आया है, ठीक है। उसको ना ये सब चीज से ना इन्वॉल्व मत करो, लेटर्स ये सब यूज करके, ओके। और प्रश्न भी मत पूछना, स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। नेक्स्ट, देखिए, डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल। तो आप लोगों के प्रेसी में तो कभी टाइटल बोला नहीं गया है, तो टाइटल मत सजेस्ट करना। नहीं बोला गया है तो इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना होगा। अगर इंस्ट्रक्शन में नहीं है तो फिर नहीं करोगे, ठीक है। इसमें अगर कोई इनपुट देना चाहे तो दे सकते हैं टाइटल के रिगार्डिंग, क्योंकि मुझे पता नहीं है। यूपीएससी तो इंस्ट्रक्शन को चेंज करता रहता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अच्छा, सपोज आपके पैसेज में कोई नाम आ गया, ठीक है। और नाम अगर सपोज बहुत बड़ा है, कार्ल मार्क्स, सपोज नाम आया कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो आपको उस नाम को अपने प्रेसी में 2 बार 3 बार रिपीट करना है, ओके। तो कभी कभी तो हम प्रोनाउन यूज कर लेते हैं,
ओके, वो प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब आप फर्स्ट टाइम उस नाम को इंट्रोड्यूस करोगे अपने प्रेसी में, तो वो फुल नेम होगा कार्ल मार्क्स। अंडरस्टूड? मगर फिर कार्ल मार्क्स वापस आता है आपके प्रेसी में किसी और सेंटेंस में, तो आप या तो प्रोनाउन यूज करो या तो मार्क्स, फिर कार्ल को हटा देना, वर्ड्स बच जाएंगे आपके। ओके। वैसे ही अगर सपोज कोई एक्रोनिम है, जैसे शॉर्ट फॉर्म, जैसे यूएनओ है, डब्ल्यूएचओ है, और पैसेज में थ्रू आउट यूएनओ डब्ल्यूएचओ लिखा है, थ्रू आउट लिखा है, तो आपको इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। मगर यदि पैसेज में लिखा है एक्सपैंडेड फॉर्म में, ओके, यूएनओ डब्ल्यूएचओ, तो आप क्या करोगे? सपोज यूएनओ लिखा है, तो पैसेज में अगर एक्सपैंडेड फॉर्म लिखा है, तो आप क्या करोगे? पहले तो एक्सपैंडेड फॉर्म ही लिखोगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और फिर ब्रैकेट में यूएनओ लिख दोगे। अब बाई चांस ये यूएनओ वापस आपके प्रेसी में किसी भी कैपेसिटी में आता है, किसी भी सेंटेंस में आता है, तो फिर आप इसी को यूज करोगे। यही चीज आपको ऐसे में भी फॉलो करना चाहिए। First, if suppose some acronym is very much popular than the expanded form, जैसे यूएनओ बहुत ज्यादा पॉपुलर है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा पॉपुलर तो यूएनओ है, तो उसमें आपको है ना एक्सपैंडेड फॉर्म यूज नहीं करना है ना। जहां पर एक्रोनिम बहुत ज्यादा पॉपुलर है एक्सपैंडेड फॉर्म से भी, तो वहां पे यू यूज एक्रोनिम। अगर कुछ ऐसा है, जैसे मैं डीपीडीपी बोल रही हूँ, ठीक है, डीपीडीपी एक एक्ट है, ओके, डिजिटल प्राइवेसी वाला, डिजिटल प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट करके है, तो उसका फुल फॉर्म है डीपीडीपी, डिजिटल प्राइवेसी, इस तरह से, और इसका शॉर्ट फॉर्म है डीपीडीपी, ठीक है। तो अगर सपोज आप ऐसे लिखते हो स्टूडेंट्स, तो शुरुआत में आप पूरा इसका एक्सपैंडेड फॉर्म लिखोगे, फाइन। फिर जब ये वापस कभी आता है आपके ऐसे में, तो आप फिर शॉर्ट फॉर्म में यूज कर दोगे। अब जब एक्सपैंडेड फॉर्म यूज करोगे, तो ब्रैकेट में तभी डीपीडीपी लिख देना, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ, अब ये वापस से आएगा ना कभी भी, तो ये यूज करेगा, ये एक्रोनिम यूज कर लेगा। अंडरस्टूड? ठीक है। वैसे ही ये थ्रू आउट आपको हर जगह आपको ये चीज फॉलो करनी चाहिए, हर एक राइटअप में। अच्छा, देखिए, एट द एंड ऑफ योर प्रेसी राइट द नंबर ऑफ वर्ड्स कंज्यूम्ड इन योर प्रेसी। तो ये तभी एक्चुअली ये हम लोगों को तो देखिए, यूपीएससी वालों को तो वो मिलता है, बॉक्सेस मिलता है, उस बॉक्सेस में लिखना होता है। आप लोगों को बॉक्सेस मिलता नहीं, आप लोगों को तो प्लेन मिलता है, तो आप लोग मत लिखना, ये सब नंबर ऑफ वर्ड्स लिखने की सब जरूरत नहीं है, ठीक है। जो पैसेज में मेंशन नहीं है, वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अपने पैसे में इंक्लूड मत करना। अपना ओपिनियन, अपना सजेशन, सब कुछ अपने पास ही रखना, ओके। और राइटर के ओपिनियन के अगेंस्ट कभी मत जाना। देखिए, आपको तो पूरा लिबर्टी मिल रहा है, ऐसे में धड़ाधड़ अपना ओपिनियन देते रहो। क्यों प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में जो राइटर का जुरिस्डिक्शन है, उसमें क्यों आप अपना ओपिनियन और अपना सजेशन दोगे? अंडरस्टूड? अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे एक इम्प्रेसिव पेस्ट्री लिखनी चाहिए। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देखना पड़ेगा।